हेलो, तो अपन आज है ना थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, है ना। तो अपन ने क्या देख लिया था, गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य अवस्था में संबंध देख लिया था अपन ने। और वो संबंध अपन ने क्या निकाला था भाई, संबंध अपन ने निकाला कि डेल्टा आर जी नॉट यानी मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, और ये आर का मतलब रिएक्शन का, है ना। तो ये कितना होता था, अपन ने ये मतलब निकाल लिया था, वो पूरा टोटल निकाल लिया था ना, लास्ट का वो निकाला था अपन ने -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम ई। कब? जब साम्य पर हो, जब रिएक्शन कब हो, साम्य पर। अगर साम्य पर नहीं हो तो अपन को डेल्टा आर जी नॉट इजिकल टू माइनस आर टी एल एन क्यू लगाना है। क्या लगाना है? क्यू। ठीक है। और के इक्विलिब्रियम क्या लेना है? के पी। अगर के सी दिया है तो चेंज करो, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी से। ठीक है, ऐसे चेंज करना है। ठीक है। अब देखो, अपन को पता है कि अपने पास ये समीकरण है, इस समीकरण को समझो। डेल्टा आर जी नॉट -2.303 आर टी की पावर लॉग के इक्विलिब्रियम यानी के इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, या इसे के पी कह दो, है ना। के पी कहना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर समझो साम्य है, अगर साम्य स्थापित है, क्या है? साम्य स्थापित है तो के इक्विलिब्रियम होगा, है ना। अगर के इक्विलिब्रियम हो ज़्यादा किससे? एक से, तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। कुछ भी आओ लेकिन आएगी तो सही। तो ओवरऑल डेल्टा आर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव वैल्यू ही देंगे, है ना। अपन को ये पता है, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर लेस देन 1 है यानी नेगेटिव है तो अपने पास डेल्टा आर जी नॉट आएगा पॉजिटिव। अब देखो, के इक्विलिब्रियम अधिकतम कब होता है भाई? तो अपने पास देखो, अपन ने ये देख लिया कि डेल्टा आर जी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी भाई? जीरो जब होती है जब मानक अवस्था हो, जब साम्य हो। और साम्य किस पर हो? मानक अवस्था पर। किस पर? मानक अवस्था में साम्य हो तो डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू जीरो हो जाती है। कब? जब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 हो जाए। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कब होती है? 1। जब देखो, के इक्विलिब्रियम है तो के पी, क्या है? पी प्रोड यानी दाब बी का बटे दाब ए का। मतलब दाब किसका? मतलब नहीं, दाब नहीं यार, सॉरी, अपन क्या बात कर रहे हैं? के इक्विलिब्रियम होता है, तो के इक्विलिब्रियम होता है के फॉरवर्ड बटे के बैकवर्ड। ये अपन ने पढ़ा था। अगर के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाए तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 होने पर ये वैल्यू log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। कब होगी? जब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 आएगी। तो अपन समझ आ चुका है ना। तो अब देखो, अब अपन बात कर लेते हैं कुछ अलग। देखो, अपने पास ये समीकरण होती है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस समीकरण को अगर मानक अवस्था पर ले जाए तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस नॉट हो जाएगा। किस पर गई? मानक अवस्था पर। अगर रिएक्शन के लिए ले जाए तो मानक अवस्था की रिएक्शन डेल्टा, और इसे क्या कहेंगे? ये है अभिक्रिया की एंथैल्पी मानक अवस्था पर। ये अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा है मानक अवस्था पर। और ये टी डेल्टा एस, ये तो पूरा सिस्टम का होता है। किसका? सिस्टम और सराउंडिंग का, है ना। डेल्टा एस
ठीक है। और ये भी किसका हो जाएगा, रिएक्शन का, है ना, किसका, रिएक्शन का, आर लग जाएगा। तो अब ये जो समीकरण आई है ना अपने पास, इस समीकरण को एक नाम देते हैं अपन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या कहते हैं इसे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ये याद रखना है अपन को, क्या कहते हैं इसे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। अपन को पता है कि डेल्टा आर जी की वैल्यू अपन ने अभी देखा था कि डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू होती है माइनस आर टी एल, यानी के इक्विलिब्रियम साम्य पर ये होती है। तो यहाँ अगर ये पुट करते हैं अपन, अगर मैं सब जगह इस माइनस आर टी का भाग दे दूँ तो देखो माइनस आर टी और ये माइनस आर टी और माइनस आर टी, देखो इससे तो ये कट जाएगा, तो एल एन के इक्विलिब्रियम ये बच जाएगा माइनस डेल्टा आर एच नॉट बटे आर टी प्लस टी डेल्टा आर एस नॉट आर टी। नहीं, इससे ये कट जाएगा भाई, टी से टी कट जाएगा, डेल्टा आर ये बचेगा बस, ये समीकरण बच जाएगी अपने पास, है ना। अब यही समीकरण अपन ने बिलियन वाले चैप्टर में काम ली थी। अब वहाँ दो ग्राफ बनाए थे, उन ग्राफों को अपन अब देख लेते हैं। तो केस 1 देखते हैं इस ग्राफ के लिए। केस 1, यदि अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है डेल्टा आर एच है वो ज़्यादा हो जीरो से, अभिक्रिया की एंथैल्पी जीरो से ज़्यादा हो, ये अपन अभी जब थर्मोरसायन देखेंगे ना, ऊष्मा रसायन, उसमें बताऊंगा कि ये होती क्या है अभिक्रिया की एंथैल्पी, है ना। अर्थात पॉजिटिव मतलब क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी, ये अपन जानते हैं। तो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी। क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अब देखो समझो, ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव वैल्यू को पुट करते हैं इस समीकरण में। समीकरण क्या है, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा आर एस नॉट आर। समझो मैंने यहाँ एक पॉजिटिव वैल्यू पुट की, क्योंकि एक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल। क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। समझो इसको मैं वाई एक्स पर रखता हूँ, तो जो ये नेगेटिव वैल्यू है ये एक स्लोप मान लो, क्या इसे मैं एक माइनस एम मान लेता हूँ, क्या नेगेटिव आएगी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव देगा, और इसको मैंने माई मान लिया, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/t, इस 1/t को मैं x मान लेता हूँ, x अक्ष का, है ना। तो और इस प्लस इसको मैं एक इस टाइम के लिए कांस्टेंट मानता हूँ, लेकिन अपन को पता है कि अंतर ये कांस्टेंट होता नहीं है। रिएक्शन की जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो कभी कोई कांस्टेंट होता है कोई रिएक्शन के लिए, लेकिन अपन एक रिएक्शन के लिए इसे कांस्टेंट मान रहे हैं। तो आर कांस्टेंट हो गया, ये आर कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू अपन ने पॉजिटिव पुट कर दी, इसे कांस्टेंट मान लिया, माना है ना। तो अब समझो ये जो ग्राफ बन रहा है ये कैसा ग्राफ बन रहा है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ बन रहा है, जिसमें जो माइनस एम यानी जो क्या है, ये माइनस एम स्लोप है, वो क्या है माइनस, ये क्या है स्लोप, इस स्लोप को कहेंगे अपन माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर, ये स्लोप है इसकी ग्राफ की, और इसका वाई एक्स पर क्या है एल एन के क्यू है ना, के इक्विलिब्रियम, और एक्स अक्ष पर है 1/t। अब समझो स्लोप का नेगेटिव है, इसकी क्या है स्लोप नेगेटिव, तो ऐसा ग्राफ जिसकी स्लोप यानी ढाल नेगेटिव हो। अब स्लोप नेगेटिव होने का मतलब होता है tan थीटा 90 से ज़्यादा हो, अब थीटा 90 से ज़्यादा हो, स्लोप नेगेटिव होती है। और स्लोप क्या होती है भाई, स्लोप होता है tan थीटा, और जब ये नेगेटिव होता है तो मतलब tan थीटा है ना वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, या 90 से ज़्यादा होना चाहिए थीटा की वैल्यू, जब जाके tan थीटा नेगेटिव होता है। तो 90 से ज़्यादा ऐसे ग्राफों में आती है। देखो पहली बात तो ये समानुपाती का ग्राफ है, y समानुपाती x, यानी जो y है वो समानुपाती x के है,
समानुपाती का ग्राफ है, अपन को पता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स के ऊपर कोई पावर, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है ना। तो ये ग्राफ एक्स क्या है, 1/t, और किसके बीच ग्राफ है, एल एन के इक्विलिब्रियम के बीच ग्राफ है। अब इसकी जो स्लोप है नेगेटिव है, से देखो इस जगह पे मैं एक सीधी रेखा खींचूं तो मुझे यहाँ थीटा मिल गया। अब ये थीटा देखो 90 से ज़्यादा है, यानी थीटा है जो 90 से ग्रेटर देन है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वही तो अपन को चाहिए, क्या, टेन थीटा ही तो क्या होती है, स्लोप। और स्लोप ही क्या है यहाँ पर, डेल्टा आर एच नॉट बाई आर। समझ में आई बात। आर क्या है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसमें अपन को 8.314 वैल्यू लेते हैं, है ना, वही है। और ये जो आ रहा है ये अंतःखंड, इसे अपन सी कहते हैं, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये रही सी की वैल्यू क्या है, ये सी से माना है अपन ने, तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डेल्टा आर एस नॉट बाई आर। ये ग्राफ मैंने कल ही सिखा दिया था तुम्हें। अब अपन को तो बनाना है अगला ग्राफ, मेन काम तो अगला ग्राफ है। अब देखो, यदि डेल्टा आर एच नॉट लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो डेल्टा आर एच की, तो प्रक्रम होता है ऊष्माशोषी। क्या होता है, ऊष्माशोषी, ठीक है। तो एल एन के इक्विलिब्रियम माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा आर एस नॉट बाई आर। अब इसमें इसको वैल्यू को मैं नेगेटिव पुट करूंगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिल गई, ये वैल्यू देंगे पॉजिटिव, तो इसकी जो एम आएगी वो प्लस एम आएगी, प्लस एम एक्स प्लस सी और वाई, ऐसा ग्राफ बनेगा, प्लस ग्राफ प्लस का। तो इसमें देखो जो ढाल है वो होती है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है इसमें, ढाल, इसे क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप क्या है यहाँ पर, डेल्टा आर एच नॉट बाई आर। मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा। जब टेन थीटा पॉजिटिव होता है तो वो कब होता है, जब थीटा इज लेस देन 90 होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा भाई, अब देखो यहाँ पर अंतःखंड है सी, ये अंतःखंड है, अंतःखंड तो बनाना होगा, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे अपन, कहीं ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपन को अंतःखंड भी तो लेना है। अब देखो मैंने यहाँ अंतःखंड ऊपर बनाया है, क्योंकि ये अंतःखंड देखो पॉजिटिव है, ये अंतःखंड पॉजिटिव है। अगर बाई चांस अंतःखंड नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ऐसे ये अंतःखंड फिर नेगेटिव में जाएगा, समझो, है ना। तो ये तो फिजिक्स में सीखे हैं अपन ने, ग्राफ बनाना, है ना, सी। और इसकी जो स्लोप देखो, अब थीटा 90 से कम आया है, और इसकी स्लोप क्या है, स्लोप है डेल्टा आर एच नॉट बाई आर। और अब देखो इस वाई एक्स पर क्या है, एल एन के इक्विलिब्रियम, और इस पर क्या है 1/t। अब समझो देखो 1/t बढ़ रहा है इस ग्राफ में, 1/t बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी 1/t बढ़ रहा है, एल एन के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, एल एन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ती है, एल एन के इक्विलिब्रियम की बढ़ती है, मतलब लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ती है। तो देखो लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब जैसे लॉग के में 1 की वैल्यू 1 हुई तो 0 हो जाएगी, लॉग के इस के की वैल्यू 10 हुई तो 1 हो जाएगी, इसकी के की वैल्यू 10 हुई तो लॉग के की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो अब देखो जैसे हमने के की वैल्यू बढ़ी वैसे ही लॉग के की वैल्यू बढ़ी, मतलब लॉग के की वैल्यू बढ़ाएंगे अपन तो के की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब क्या बढ़ रहा है, ये एल एन के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, एल एन के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, मतलब के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो 1/t बढ़ रहा है, इसका मतलब t घट रहा है, तो ताप घटने पर के इक्विलिब्रियम बढ़ता है इस ग्राफ से। ताप असली तो अपन को ताप का बनाना है, एक 1/t का तो ग्राफ बना है, अपन को तो ताप में संबंध बताना है। मतलब देखो 1/t बढ़ता है तो के इक्विलिब्रियम बढ़ता है, तो 1/t बढ़ता है तो t तो घटेगा। अरे यार मैं एक बार में 100 का भाग देता हूँ, है ना, इसे टी समझो, 100 का, 100 डिग्री टेम्परेचर का तो कितना आएगा, 0.01 वैल्यू आएगी। और एक में मैं 1/10 का भाग देता हूँ तो 0.1 वैल्यू आएगी। तो 0.1 वैल्यू 0.01 से ज़्यादा है, तो जब ताप कम है
ताप 10 डिग्री है तो 1/t की वैल्यू 0.1 आ रही है, समझो। तो इसका मतलब ये बढ़ता है तो ये घटेगा, ये घटता है तो ये बढ़ रहा है। और के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के फॉरवर्ड बटे के बैकवर्ड। बढ़ते तो दोनों हैं, क्या होता है, बढ़ते तो दोनों हैं, समझो। ये क्या कर दिया, उसमें छवि अभिक्रिया के इक्विलिब्रियम घटता है, ताप बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम घटता है। कहाँ घट रहा है भाई, इस सर ने थोड़ा गलत लिख दिया है ना, नोटबुक मत देखना भाई, नोटबुक मत देखना, थोड़ी गड़बड़ कर दी है। देखो ग्राफ अगर देखे जाए, एक पॉइंट ग्राफ में यहाँ लो तो के इक्विलिब्रियम इस जगह पे आ रहा है ना, और 81 इस जगह पे आ रहा है। अब देखो एक दूसरा पॉइंट लो, मैं इधर से इधर गया, एक पॉइंट लिया तो देखो इधर ताप 1/t बढ़ा, 1/t बढ़ा, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम भी क्या हो गया, देखो यहाँ से यहाँ इतना बढ़ गया, इतना 1/t के किलोमीटर बढ़िया। उसमें सर ने बिल्कुल गलत कर रखा है भाई, बिल्कुल गलत है, ये सही है। मतलब देखो ये सही है, ताप घटेगा तो के किलोमीटर बढ़ेगा, बिल्कुल। ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो ऊष्मा देती हैं, उनको ऊष्मा की जरूरत नहीं होती है, वो ऊष्मा निकाल रही है खुद। अब जब कोई अभिक्रिया ऊष्मा निकाल रही है और अगर आपने वहीं ताप बढ़ा दिया तो उसका साम्य अग्र दिशा में जाएगा या पश्चिम दिशा में जाएगा, उसका साम्य पश्चिम दिशा में जाएगा। मतलब उसकी प्रोडक्ट बनाने की क्षमता घटेगी, क्योंकि अपन उसे उसको ताप की जरूरत है ही नहीं और अपन उसको ताप दे रहे हैं, समझो। तो उसका साम्य तो घटेगा। तो मतलब जब अपन ताप घटाते हैं तो के इक्विलिब्रियम बढ़ता है, मतलब के फॉरवर्ड बढ़ता है और के बैकवर्ड भी बढ़ता है, लेकिन कम बढ़ता है, कम बढ़ता है, समझो। तो ये ज्यादा बढ़ा तो के इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली बढ़ता है, कभी भी के बैकवर्ड ऐसे घटेगा नहीं, एक बढ़ेगा ऐसे, कभी दूसरा घटता नहीं। ऐसे इसका ग्राफ देखो, देखो देखो अभी अपने पास है, अभी इसमें क्या हुआ है कि इसमें देखो, इसमें क्या है कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव। था इसमें देखो स्लोप नेगेटिव है इसकी, है ना, ऐसे जा रही है। तो इसमें देखो जब जब के ग्लोबी टी 1/t बढ़ रहा है, इसमें देखो 1/t बढ़ रहा है ना, 1/t क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें 1/t बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो के ग्लोबेरियम देखो नीचे आ रहा है, ऊष्मा शोषी की बात कर रहा हूँ मैं अब। के ग्लोबेरियम नीचे आ रहा है, के ग्लोबेरियम क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, समझो। के ग्लोबेरियम क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। के मतलब के ओ एल एन के इक्विलिब्रियम घट रहा है। जब एल एन के इक्विलिब्रियम घटता है तो के इक्विलिब्रियम भी घटेगा, और जब 1/t बढ़ रहा है जब ये दोनों घट रहे हैं, मतलब 1/t बढ़ रहा है तो टी घटेगा, टी घटेगा तो के इक्विलिब्रियम वो 1/t बढ़ रहा है, अरे 1/t बढ़ रहा है तो के इक्विलिब्रियम घट रहा है ना। 1/t बढ़ रहा है तो के इक्विलिब्रियम घट रहा है, 1/t बढ़ेगा तो के टी घटेगा। तो इसमें देखो टी घटाने पर क्या हो रहा है, के इक्विलिब्रियम घट रहा है, तो टी बढ़ाने पर क्या होगा, के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। जब 1t घटाने पर के इक्विलिब्रियम घट रहा है, मतलब के इक्विलिब्रियम होता है के फॉरवर्ड बटे के बैकवर्ड। तो अगर अपन टेम्परेचर को घटाएंगे, इसमें इसमें टेम्परेचर अपन घटाते हैं। आज सही, अरे सर ने सही कराया है भाई, सही कराया है, सही नहीं कराया है यार, सही नहीं कराया। ऊपर का तो सर ने सही कराया है, ऊपर के में तो देखो, समझो पहले मैं फिर सर का बताऊंगा। देखो 1/t बढ़ाया मैंने तो टी घटा, अगर मैं 1/t घटाता हूँ तो टी क्या होगा,
बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो देखो 1/t में घटाया तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। 1/t को मैं पीछे ले गया तो ये बढ़ा तो के इक्विलिब्रियम बढ़ा तो के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, के फॉरवर्ड बढ़े के बैकवर्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ज़्यादा बढ़ेगा और ये घटेगा कब, जब मैं t1/t घटा रहा हूँ। घटाने पर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये ज़्यादा बढ़ रहा है, घटाने पर हो रहा है। और अपन ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर बढ़ाया है, यहाँ पर बढ़ाया है। तो अब देखो अगर मैं के इक्विलिब्रियम 1/t बढ़ाता हूँ, 1/t बढ़ाता हूँ तो टी घटेगा, टी घटेगा तो के इक्विलिब्रियम घटेगा, मतलब के फॉरवर्ड बढ़ेगा लेकिन के बैकवर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तभी तो ये वाला हर ज़्यादा हो जाएगा तो अंश छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, कम। तो देखो इधर देखो, इस ग्राफ में देखो 1/t जैसे जैसे बढ़ता है के इक्विलिब्रियम बढ़ता है, मतलब टी को बढ़ाने पर इस रिएक्शन में इसमें टी समानुपाती है के इक्विलिब्रियम के, इस रिएक्शन में टी व्युत्क्रमानुपाती है के इक्विलिब्रियम। अगर इसमें टी बढ़ाया अपन ने तो के इक्विलिब्रियम घटेगा। देखो टी टी घटाया अपन ने, के इक्विलिब्रियम बढ़ गया। टी टी बढ़ाएंगे तो के इक्विलिब्रियम घट जाएगा। इसमें टी समानुपाती है, टी बढ़ाएंगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। यही तो इसने किया है। देखो टी बढ़ाया तो के इक्विलिब्रियम बढ़ गया। ये तो ऊष्मा सूचिका था, लेकिन सर ने ऊष्मा क्षेपी में गड़बड़ कर दी। इसने टी घटा के इक्विलिब्रियम भी घटा दिया, ये गलत कर दी। इसमें टी घटाने पर के इक्विलिब्रियम बढ़ना चाहिए था, ये गलत लिख दिया सर ने बस। अब देखो अपने पास थर्ड केस आता है कि अगर डेल्टा आर एच नॉट जीरो हो। देखो डेल्टा आर एच नॉट जीरो हो, अपने पास एक समीकरण क्या है, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर और टी प्लस डेल्टा आर एस नॉट बाई आर। अगर ये जीरो हुआ तो ये ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी और एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू, ये तो अपने कांस्टेंट माना था भाई, क्या माना था, कांस्टेंट। तो एल एन इक्विलिब्रियम बराबर आ जाएगा डेल्टा आर एस नॉट बाई आर के। तो ये जो वाई समानुपाती, वाई बराबर क्या आ रहा है, सी, यानी वाई कांस्टेंट रहेगा और सी तो कौन अंतखंड है ये। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो अपने पास वाई कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट अपन को सी पॉजिटिव में लेना है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये सी तो पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ के इक्विलिब्रियम एल एन है, एल एन के इक्विलिब्रियम और ये 1/t क्या है, ये तो 1/t है। 1/t तो जीरो हो गया, जीरो हो गया मतलब ये जीरो पे यहाँ था सी के बराबर। एल एन के इक्विलिब्रियम जीरो पे 1/t जीरो पे कहाँ है, इसके बराबर। और इसने क्या कहा है कि ये वाई समानुपाती कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लाइन जाएगी, यानी इसे कितना ही कुछ कर लो इसका तो कोई प्रभाव पड़ी नहीं है। ये एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया और सी की वैल्यू क्या है, डेल्टा आर एस नॉट बाई आर, ये हो गया। यानी सामान्यतः पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, कब, जब डेल्टा आर एच नॉट इक्वल टू जीरो हो। और ये सारे के सारे अपन ने विलियन में देखे थे और विलियन में अपन ने एक सिद्ध भी किया था। क्या सिद्ध किया था, एक समीकरण भी सिद्ध की थी, ये वाली देखो, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू अपन के पास होता है माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा आर एस नॉट बाई आर। फिर अपन ने क्या लिया था कि के वन इक्विलिब्रियम, अपन ने क्या बोला था कि के वन इक्विलिब्रियम, जो के वन है यानी पहला साम्य है वो T1 पर आया है और दूसरा साम्य अपन ने क्या लिया था, T2 पर आया है। तो पहला साम्य T1 पर आया और दूसरा साम्य T2 पर आया है, जहां अपन ने माना था कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है। तो अपन क्या रखेंगे, एल एन K1 बराबर आएगा माइनस एल, ये अपन ने किया था उसमें, किसमें, डेल्टा एस नॉट बाई आर है ना, और एल एन K2 बराबर माइनस डेल्टा एच। ये पूरा डेरिवेशन, ये तीनों चीजें अपने विलियन में की थी K2 के लिए। मैंने वैल्यू पुट किया बस, K1 के लिए K1 T1 और K2 के लिए T2। अब मैंने ये पास दो समीकरण आ गए इस तरह। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं करता हूँ कि अब अपन ने यहाँ, अब अपन मानते हैं कि ये साम्य है तो अपन मान लेते हैं डेल्टा आर एच नॉट व डेल्टा आर
एस नोट, वहां भी अपन ने यही लिखा था कि को ताप स्वतंत्र मान लो। क्या मान लो? ताप स्वतंत्र, यानी ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो अपन सिर्फ के इक्विलिब्रियम का प्रभाव देख लेंगे ताप पर। ये अपन ने देखा था, साम्य स्थिरांक पर ताप का प्रभाव अपन ने देखा था। किस पर? किसके कहाँ देखा था? विलियन वाले चैप्टर में भी देखा था, और अपन ने ये किस में देखा था? ये अपन ने साम्य अवस्था वाले चैप्टर में भी देखा था। दोनों चीजें देखी थी भाई अपन ने, विलियन में भी देखा था और साम्य अवस्था वाले चैप्टर में भी देखा था। तो अब देखो, अब दोनों को ताप स्वतंत्र मान लिया अपन ने, दोनों को ताप स्वतंत्र मान लिया, और ये अपने दोनों समीकरण आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में से एक को घटा देता हूँ। तो देखो 2 में से घटाऊं तो इधर वालों को एक बार घटाओ, इधर वालों को एक बार घटाओ, एल के टू माइनस करो एल एन के वन। और देखो यहाँ इसको लो एक बार, और फिर इसमें से इसको घटा दो, 2 माइनस 1 तो ऐसे ही होगा। तो लोग देखो एच नॉट, और अब देखो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, तो देखो इसको कोष्टक में लो और माइनस का चिन्ह लगाओ, घटेगा तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा ना। अब इसको कोष्टक में ले रहा हूँ, अब मैं कोष्टक में इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो पहला पॉजिटिव में आ जाएगा डेल्टा आर एच नॉट बाई और T1। फिर अगले को मैं माइनस से पॉजिटिव गुना करूंगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ये करना तो आता है ना अपन को, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो अपने पास होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी, बी बराबर होता है लॉग ए बटा बी, ये समीकरण अपन जानते हैं। तो यहाँ देखो अपन कर लेंगे एल एन ए बटा बी कर देंगे। ए क्या है? K2 बटे K1, है ना। अब देखो अपने पास क्या आ गया, माइनस डेल्टा आर एच नॉट बाई आर, और देखो और ये प्लस में डेल्टा आर एच नॉट बाई आर T1, और ये आ जाएगा T2। देखो अपन क्या कर सकते हैं, एल एन K2 बाई K1, अगर मैं इसमें से इसको कॉमन ले लूँ इन दोनों को, तो अपने पास कॉमन आ जाएगा, माइनस में ही कॉमन ले रहा हूँ मैं, माइनस में कॉमन लो चाहे प्लस में कॉमन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने इसे अब मैं इसे देखो माइनस में नहीं प्लस में कॉमन ले लेता हूँ, डेल्टा आर एच नॉट बाई आर। अब देखो ये बचा माइनस का T2 प्लस का 1/T1, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, T1 T2 आ जाएगा नीचे, तो T1 और T2 दोनों को ले लिया। अब देखो इस T2 से T2 गया, T1 मल्टीप्लाई होगा माइनस में, प्लस T1 से T1 गया, T2 मल्टीप्लाई होगा प्लस में, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है ना। अब देखो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास एल एन K2 बटे K1 बराबर डेल्टा आर एच नॉट बाई आर, और कोष्टक में आ रहा है देखो ये माइनस का है तो इधर ले आओ, प्लस का है इधर ले आओ, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 बटे T1 T2। समझ में आया? ये क्या है? डेल्टा टी। क्या है? डेल्टा टी। क्या है? डेल्टा टी। अब देखो ये पॉजिटिव में आ गया, है ना। अब देखो अगर मैं एल को किस में चेंज कर लूँ, लॉग में, क्या लॉग में चेंज कर लूँ, तो ये एल एन लॉग में चेंज होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2.303 लॉग, है ना। अब इस 2.303 का मैं इधर भाग दे दूँ एक बार 2.303, और एक बार इधर भाग दे दूँ 2.303, तो 2.303 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं कर नहीं रहा, इसमें समझा रहा हूँ। तो देखो इधर से तो लॉग 2.303 से यहाँ से कट गया और यहाँ बच गया, ये समीकरण आ जाएगी अपने पास। ये समीकरण सेम टू सेम साम्य में भी आई थी और विलयन में भी आई थी। अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो वहाँ क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मतलब T2 ग्रेटर देन T1 होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, अपन को पता है ना। देखो ये तो दिया है ना, T2 ग्रेटर देन T1 तो दिया है, अपने शुरू में लिया था ये, जहाँ T2 ग्रेटर देन T1 है और ऊष्माशोषी के लिए डेल्टा आर एच क्या है, पॉजिटिव। तो देखो समझो कि ताप बढ़ा है और रिएक्शन कैसी है, ऊष्माशोषी, इसे पॉजिटिव मानो,
इसे पॉजिटिव माना और ये T2 ग्रेटर रह रहा है तो इसमें से ये गया तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, यानी दो पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव वैल्यू देंगे, यानी log K2 बटे K1 की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब अब log K2 बटे K1 को क्या लिख सकते हैं, log K2 माइनस K1, ये log K2 माइनस log K1 ये लिख सकते हैं। ये भी क्या है, यही तो है, यही किसके बराबर है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो मतलब log K2 ज़्यादा है log K1 से, log K2 ज़्यादा है तो log K2 ज़्यादा है तो K2 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी ताप बढ़ाने पर साम्य क्या बढ़ता है साम्य बढ़ता है ऊष्मशोषी अभिक्रिया के लिए। ये अपन ने साम्यावस्था में देखा था। और यही ऊष्मशोषी अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब समझो T2 ये तो है तो ये तो पॉजिटिव है, अभी भी ये नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, एक नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो ये क्या है, नेगेटिव आएगा तो K2 माइनस K1 क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। तो K2 लेस देन हो जाएगा K1 से, K1 बढ़ गया, मतलब ताप बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम घट रहा है। मतलब एक ही रिएक्शन में बस वो रिएक्शन अगर ऊष्मक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर K1 घट जाएगा, K घट जाएगा, और ताप बढ़ाने पर K बढ़ रहा है, किसके लिए, ऊष्मशोषी के लिए। तो इतना समझ आया। अब देखो तो इतना तो अपन को समझ आ चुका है। एक छोटा सा टॉपिक है, निर्माण की मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। देखो निर्माण की मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, निर्माण का मतलब होता है डेल्टा आर जी नॉट। अब इस आर तो रिएक्शन की होती है ना, अगर इसे मैं निर्माण की कहूँ तो वो हो जाएगी डेल्टा एफ जी नॉट, यानी फॉर्मेशन वाली, है ना, फॉर्मेशन वाली। ये क्या होती है कि अगर कोई चीज, देखो इसमें कई चीजें निर्भर करती है, यानी निर्माण की, देखो ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन मान लो क्या हो रही है, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ये कोई रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन को थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से लिखें तो उसकी अवस्थाएं भी लिखनी होती है, जैसे ये गैस में है, ये गैस में है और ये गैस में बना, ठीक है, तीनों चीज गैस में बनी। तो ये अगर इसकी अगर अपन को गिब्स मुक्त ऊर्जा लिखनी है तो वो क्या लिखेंगे, डेल्टा आर जी नॉट। पर अगर अपन को इसे निर्माण में चेंज करना है, किसमें, निर्माण की करना है, यानी फॉर्मेशन की करना है, मतलब अपन को डेल्टा एफ जी नोट लिखना है तो इसे पहली इसकी कई कंडीशनें होती है। तो निर्माण एक रिएक्शन की है, ये तो निर्माण की करने के लिए इस रिएक्शन की गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को निर्माण की गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बदलने के लिए, मतलब H2O किसके निर्माण की, पानी के निर्माण की गिब्स मुक्त ऊर्जा में बदलना है तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि पहली तो जो ये रिएक्शन हो रही है, मतलब ये होगी तो वही रिएक्शन, मतलब होगी तो यही रिएक्शन H2 प्लस O2, इससे निर्माण किसका होगा, H2O का, लेकिन होगी तो यही। तो पर ये सब होने अपनी तात्विक अवस्था में चाहिए, किस में चाहिए, तात्विक अवस्था में। तात्विक अवस्था क्या होती है मैं बताऊंगा, है ना। दूसरी बात, मानक स्थितियां होनी चाहिए, मानक स्थिति, है ना, ये भी मैं बताऊंगा। तीसरी बात जो ये तत्वों के है ना, ये उस अवस्था में होने चाहिए जो ये देखो H2 अपनी उस अवस्था में होनी चाहिए, अवस्था का मतलब होना चाहिए लिक्विड, गैस और सॉलिड, जिसमें यह सबसे ज्यादा स्टेबल हो, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल हो, क्या हो, सबसे ज्यादा स्टेबल वाली स्थिति में होना चाहिए। प्लस सिर्फ 1 मोल चीज का निर्माण होना चाहिए, किसका, 1 मोल, किसका, 1 मोल का। मतलब अगर यहाँ मान लो देखो H2 प्लस 1/O2 से 1H2 निर्माण हो रहा है और ये H2 अपनी मानक स्थिति में निर्माण होना चाहिए, ये अपनी तात्विक अवस्था में होना चाहिए, तो इसे डेल्टा आर जी नोट को अपन कहेंगे डेल्टा एफ जी नोट, किसकी, रिएक्शन की गिब्स मुक्त ऊर्जा को कर देंगे इसकी निर्माण की गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो देखो यौगिकों के लिए जो डेल्टा फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और याद रखना है कि H प्लस एक्वस के लिए डेल्टा फॉर्मेशन 0 होता है, तत्वों की तात्विक अवस्था में डेल्टा एफ जी नॉट 0 होता है, ठीक है। अब देखो ये काम नहीं आएगा अपने, कभी भी काम आएगी अपनी। अब देखो ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को मैं तुम्हें कराऊंगा बाद में। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी थर्मोकेमिस्ट्री। देखो आज इस लेक्चर में जितनी ये केमिस्ट्री हो जाएगी मैं उतनी ही कराऊंगा, इसके अलावा मैं नहीं कराऊंगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की।
तो देखो समझो मेरी बात को। तो अपन ऊष्मा रसायन की बात करेंगे। किसकी? ऊष्मा रसायन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है उसकी बारे में बात करेंगे, है ना। अपन ने देखो पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली, उस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने दो नियम पढ़े। एक तो जीरो लॉ पढ़ा, ताप वाला, है ना। एक फर्स्ट लॉ पढ़ा एंथैल्पी वाला, एक सेकंड लॉ पढ़ा अपन ने किसका वाला? एंट्रोपी वाला। और उसके बाद एंट्रोपी को चेंज कर दिया अपन ने गिब्स मुक्त ऊर्जा में, कि गिब्स मुक्त ऊर्जा अच्छी चीज है एंट्रोपी से, है ना। वो अच्छी तरह बताती है श्वेत परिवर्तिता को। पहला नियम किस पर था? कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। और कोई भी जो आंतरिक ऊर्जा का ना तो अंतिम मान निकाला जा सकता है, ना मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है, उसके रियल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। सेकेंड लॉ किस पर था? कि जो ब्रह्मांड की जो ये सेकंड लॉ था श्वेत परिवर्तिता पर, कि कौन सा प्रक्रम श्वेत होगा, कौन सा प्रक्रम श्वेत नहीं होगा, ये बताएगा कौन? डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस ब्रह्मांड सराउंडिंग, मतलब डेल्टा एस टोटल बताएगा हमें कि यह डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है तो मतलब यह श्वेत है। अब यार मुझे भूल गया मैं, ये डेल्टा एस टोटल होने पर श्वेत होता है कि डेल्टा एस टोटल नेगेटिव होने पर श्वेत होता है, वो तो अब तुम देख लेना, है ना। तो मैं इसका ना तुम्हें एक कंप्लीट वन शॉट दे दूंगा, पर अभी नहीं, थोड़ा लेट, हाँ। तो अब देखो ऊष्मा रसायन स्टार्ट करते हैं। तो ऊष्मा रसायन में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया, अरे यार ये बहुत दिक्कत कर रही है। अभिक्रिया क्या होती है भाई? अभिक्रिया कोई रिएक्शन होती है जिसमें किसी चीज का तो निर्माण होता है, कोई चीज टूटती है, ठीक है। अब अभिक्रिया के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी में देखो, एंथैल्पी का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता, सिर्फ एंट्रोपी निकाल सकते हैं। एंथैल्पी, एंथैल्पी वह ऊष्मा होती है जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य पी डेल्टा वी के योग के बराबर होती है। ये अपन एंथैल्पी का समीकरण पढ़ते हैं। अगर रिएक्शन के लिए इस एंथैल्पी के समीकरण को लिखा जाए, रिएक्शन के लिए तो जो अभिक्रिया की एंथैल्पी होती है वो होती है डेल्टा ई। पीवी की जगह अपन इसको लेते हैं एनजीआरटी, क्या? डेल्टा एनजीआरटी लेते हैं रिएक्शन के लिए एंथैल्पी की, ये अपन को पता है, ठीक है, इतना अपन जानते हैं। इसमें डेल्टा एनजी उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ताप उस रिएक्शन का होगा, ये उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और ये उसकी एंथैल्पी है, ये अपन जानते हैं। तो अभिक्रिया की अब अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया की एंथैल्पी। अगर अभिक्रिया की एंथैल्पी है, जैसे अपन ने अभिक्रिया की किस मुक्त ऊर्जा को क्या कहा था? आर जी। ऐसे ही अभिक्रिया की एंथैल्पी पढ़ रहे हैं अपन, तो अभिक्रिया की एंथैल्पी को क्या कहेंगे? डेल्टा आर एच। अगर मानक स्थितियों पर अभिक्रिया की एंथैल्पी है तो उसे अपन कहेंगे डेल्टा आर एच नॉट। अब मानक स्थितियां क्या होती है भाई? मानक स्थितियां क्या होती है? मानक स्थितियां मैं बताऊंगा, पर ये एंथैल्पी कहीं की किसी, मतलब इस एंथैल्पी को अब रिएक्शन के लिए इसे कह सकते हैं अपन अभिक्रिया की ऊष्मा। कि ऊष्मा, ऊष्मा को ही हीट कहेंगे, किसके लिए? अभिक्रिया के लिए, ठीक है। अभिक्रिया के लिए बात करेंगे अपन, सिर्फ सिस्टम उस निकाय और परिवेश के लिए नहीं, अभिक्रिया के लिए। अब ये ऊष्मा क्या होती है? कि एक रिएक्शन होने में उसने ऊष्मा ली या उसने हमें ऊष्मा दी, यही तो होती है अभिक्रिया की एंथैल्पी। अपन ने अभी पढ़ा नहीं कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो ऊष्मा ले रही है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो ऊष्मा छिपी है। वो डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो ऊष्मा छिपी है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो ऊष्मा शोषी। अभी पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभी पढ़ा है ना कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, अभी पढ़ा है ना। तो समझो, तो अभिक्रिया मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाता है। मानक स्थिति में अभिक्रिया की एंथैल्पी को मानक एंथैल्पी कहते हैं। और मानक एंथैल्पी क्या होती है? ये अब मानक स्थितियां क्या होती है? तो देखो, मानक स्थिति की बात कर रहे हैं अपन, तो मानक स्थिति होती है वो सांद्रता होनी चाहिए
सांद्रता होनी चाहिए 1 m 1 मोलर। दाब होना चाहिए, मैंने बता दिया है पहले 1 बार। और ताप कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन सामान्यतः लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि रूम टेम्परेचर है ये। कोई भी ताप हो सकता है, लेकिन 25 डिग्री, ठीक है, इतना समझ आ चुका है। अब अपन एक बात कहेंगे कि अभिक्रिया की एंथैल्पी तो अपन को समझ आ गई, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में अभिक्रिया होती क्या है, यानी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। यानी अभिक्रिया को अपन कई, देखो अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया को अपन रासायनिक समीकरण से लिखते हैं, जैसे H2 + O2 इक्वल टू बना दिया इसने H2O, है ना। और इसको अगर संतुलित करना है तो ऐसे कर दिया, ठीक है। यही तो एक रासायनिक समीकरण है। लेकिन समझो ऊष्मा गतिकी में रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है।